क्या अंग्रेज़ी हुकूमत और उसके बाद के ब्रिटिश हिस्टोरियंस और उनके साथ जिस तरीके से भारत के इतिहास ने आकार लिया, ये एक बड़ी वजह है कि हम इन महापुरुषों को एक अलग नज़रिए से समझते हैं? मुझे लगता है कि इस पर कम काम हुआ है। इसको और समझने की ज़रूरत है कि अकबर के समय में जो दुनिया थी, शायद उसका अकेला दरबार था पूरी दुनिया में जहां अलग अलग धाराओं के लोग बैक वक्त बैठकर बात कर सकते थे और सबकी सुनी जाती थी, चाहे उनके विचार अकबर से मेल खाते हों या ना खाते हों। एक छोटा सा किस्सा ईसाई पादरी का। 1580 में ईसाई पादरी आना शुरू हुए। 1580 से अकबर की मृत्यु हुई 1605। इस दौरान 3 दल आए ईसाई पादरियों के और इस इरादे से आए कि अकबर को ईसाई बना लें। आखिरकार 1599 के आसपास लगभग एक ईसाई पादरी ने समय मांगा मिलने के लिए और कहा कि अब हम विदा लेना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हमें लगता है हम जिस लिए आए थे वो कर नहीं पाए, वो हम नाकाम रहे। तो अकबर ने कहा आप रुक जाइए, अभी हमें समझना है, हमें आपको समझना है, आप हमारी बात को समझें, अभी रहें हमारे साथ। अभी हम दक्कन की मुहिम पर जा रहे हैं, वहाँ हमारे पास समय होगा, हम ऐसा चलिए वहाँ बात करेंगे। तो ईसाई पादरी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हमें जाने दीजिए, अब हम जिस काम के लिए आए थे वो कर नहीं पाए, आपको हम मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा पाए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका आना नाकाम रहा या आप नाकाम रहे? हमारे दौर से पहले कोई भी व्यक्ति आप जैसा अपनी बात कहता हमारी सल्तनत में, आप जैसा पादरी अपनी बात कहता, अपने धर्म का प्रचार करता, तो उसको कत्ल कर दिया जाता। हमने आपको बहुत बड़ा अधिकार दिया इस सल्तनत में अपनी बात को रखने का, तो आप ये मत कहिए कि आपका आना नाकाम रहा। ये छवि निर्माण होता है अकबर का न सिर्फ अबुल फजल से बल्कि उन लोगों से जो अकबर को बाहर से आकर देख रहे थे। ये बड़ी बड़ी ऐसी बातें हैं, दिलचस्प बातें हैं, जो मुझे लगता है कि जब किताब के एक एक पन्ना खुलेगा तब ये कहानियाँ भी खुलती जाएंगी। आपकी किताब को आप इतिहास की किताब कहेंगे, आप एक उपन्यास कहेंगे, आप इस किताब की पहचान क्या चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? अगर मैंने उसे ऐतिहासिक उपन्यास कहा है तो मुझे उस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा कि जिसे मैं ऐतिहासिक कह रहा हूँ तथ्यात्मक लिहाज से उसमें कोई गलती ना हो। मसला यह है कि इतिहास तथ्यों को दर्ज करता है, मनस्थिति को दर्ज नहीं करता। अकबर के दिमागी हालात क्या थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन दिमागी हालात का उनके आसपास की दुनिया पर क्या असर पड़ा, वो दर्ज नहीं है। जो तथ्य हैं, जो हालात हैं, जो इमारतें हैं, जो परिधान है, जो वो खाते थे, जो वो बोलते थे, जो वो पढ़ते थे, 100% इतिहास पर आधारित है। जो वो सोचते थे वो दर्ज नहीं है। आप ये मान सकते हैं कि वहाँ तक मैंने पहुँचने की कोशिश की है और वहाँ मैंने एक उपन्यासकार का जो अपना का अधिकार होता है उसका इस्तेमाल किया। और जब हम अकबर की ज़ुबान से निकलने वाले शब्दों को उसमें पढ़ेंगे तो उस भाषा के लिए भी आपने उस काल का ख्याल रखा है? अकबर ने सही मायने में 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू कर लिया था कम से कम अपने लिए। फ़ारसी दरबार की ज़बान थी, तुर्की हरम के अंदर, घर के अंदर तुर्की बोली जाती थी, और ब्रज भाषा बहुत अच्छी अकबर बोलते थे। कम से कम इस मिट्टी की ज़बान उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम थी। ऐसा लगता था कि यहाँ के गली बाज़ार मोहल्लों में उन्होंने वक्त गुजारा जिससे उन्होंने ज़बान को समझा। क्योंकि एक ऐसा लम्हा आया जो अकबर की ज़िंदगी का बहुत ही तनाव का लम्हा था, जिसका मैंने ज़िक्र किया, जब अदम खां के कत्ल का आदेश देना पड़ा। अदम खां बहुत करीब थे उनके। अदम खां की माँ महामंगा अकबर की बहुत करीब थी, लेकिन महामंगा के बेटे ने जिस व्यक्ति का कत्ल किया वो भी बहुत करीब था अकबर के। दो करीबी लोगों का संघर्ष था।
उसमें एक व्यक्ति की मौत होती है, दूसरी की हत्या का आदेश होता है। हत्या से ठीक पहले अकबर की ज़बान से एक लफ्ज़ निकला आदम खां के लिए। वो इस मंच से ज़ाहिर है वो शब्द कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो एक ऐसा अपशब्द है जो हिंदुस्तान के गली मोहल्लों बाज़ारों में आज भी बोला और सुना जाता है। तो अकबर की ज़बान बिल्कुल ज़मीन की ज़बान थी और बहुत अच्छे दोहे कहा करते थे। एक दफ़ा राजा भगवंत दास, जो कि मान सिंह के पिताजी थे, उनको आदेश हुआ अटक जाने का, जो कि काफ़ी दूर था। तो राजा भगवंत दास को लगा कि धर्म भ्रष्ट हो सकता है उतना दूर जाने से, वो जाना नहीं चाहते थे। अटक जाने से उन्होंने टाल मटोल की, तो अकबर ने एक दोहा लिख के भेजा, सबय भूमि गोपाल की जामे अटक कहाँ, सबय भूमि गोपाल की जामे अटक कहाँ, जाके मन में अटक है वही अटक रहा।